नेचुरल जस्टिस ऐसे रूल्स होते हैं जो रिजनेबलनेस, गुड फेथ और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंशाइंस, ये तीन प्रिंसिपल होते हैं। ये तीनों प्रिंसिपल उस रूल में होते हैं, उसी को नेचुरल जस्टिस कहा जाता है। देखिए, जो तीन प्रिंसिपल्स हैं, यानी कहने का मतलब है रिजनेबलनेस, गुड कंशाइंस या गुड फेथ, ये क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस के लिए, डिफरेंट जूरिस्ट के लिए, डिफरेंट ऑथर्स के लिए, डिफरेंट पर्सन के लिए इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। इसलिए नेचुरल जस्टिस का कोई एक डेफिनेट मीनिंग या डेफिनेट डेफिनेशन दे पाना पॉसिबल नहीं है। नेचुरल जस्टिस को नेचुरल लॉ या डिवाइन लॉ भी कहा जाता है। नेचुरल जस्टिस का मकसद केवल जस्टिस डिलीवर करना ही नहीं होता है, बल्कि इनजस्टिस न हो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। और यही जो हुआ था 1969 के एक केस में, एक ट्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेचुरल जस्टिस के तीन रिक्वायरमेंट्स होते हैं। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि एक्यूज को पता होना चाहिए कि उसे किस ऑफेंस के लिए एक्यूज किया गया है, किस जुर्म के लिए उसे बुलाया गया है। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि एक्यूज को अपना पॉइंट रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए उसे मौका देना चाहिए। और तीसरी बात, जो ट्रिब्यूनल होता है या जो अथॉरिटी है, जो जज है, जो कोर्ट है, वो गुड फेथ में वर्क करना चाहिए। ये तीन रिक्वायरमेंट्स होते हैं नेचुरल जस्टिस के। नेचुरल जस्टिस बेस्ड है दो प्रिंसिपल पे। पहला प्रिंसिपल है नेमो डेबिट एसे जुडिक्स इन प्रोपरिया कॉजा। इसका मीनिंग होता है नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज, यानी अगर कोई मैटर आ जाता है और वो मुझसे रिलेटेड है तो मैं उस केस में जज नहीं बन सकता हूँ। और दूसरा प्रिंसिपल आता है ऑडी एल्ट्रम पार्टन, मतलब हियर द अदर साइड, यानी दो पार्टीज होते हैं, दोनों पार्टीज की बात को सुनना है, दोनों पार्टीज को मौका देना है। ये दो प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के। आइए अब इन दोनों प्रिंसिपल को हम लोग जरा देखते हैं डिटेल में। पहला प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का नेमो डेबिट एसे जुडिक्स इन प्रोपरिया कॉजा, और ये बेस्ड है किस रूल पे? रूल अगेंस्ट बायस, यानी पक्षपात के अगेंस्ट में, पक्षपात के खिलाफ पे बेस्ड है। और इसमें तीन प्रिंसिपल होते हैं। जैसे नेचुरल जस्टिस के हम लोग क्या देखें, दो प्रिंसिपल होते हैं, अब दोनों में कुछ कुछ प्रिंसिपल होते हैं, वही देखेंगे। तो पहला प्रिंसिपल जो है उसमें तीन प्रिंसिपल हैं। पहला है कि नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज, अगर अपना मैटर है तो वो जज नहीं बन सकता है अपने खुद के मैटर में। और दूसरा आता है कि जस्टिस केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हुआ है। और तीसरा प्रिंसिपल है कि जो जजेस होते हैं दे शुड बी अबव सस्पेशन, किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो जज बाइस्ड है या पक्षपात कर रहा है। ये तीन प्रिंसिपल्स थे नेचुरल जस्टिस के पहले प्रिंसिपल के अंदर में, जिसे सब प्रिंसिपल भी हम लोग कह सकते हैं। बायस की बात की जाए तो बायस चार प्रकार के होते हैं: पर्सनल बायस, पेक्यूनियरी बायस, बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर या ऑफिशियल बायस, और चौथा जुडिशियल ऑब्स्टिनेसी। ये चार प्रकार के बायस होते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये चारों में अंतर क्या है, क्या क्या मीनिंग होता है इनका। तो पहला है पेक्यूनियरी बायस। पेक्यूनियरी बायस, इसका मतलब ही होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि ये रिलेटेड टू सम मनी फॉर्म है, अपना पर्सनल मनी या मनी के से संबंधित है। एक केस देखते हैं, केस है जे मोहपत्रा एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, 1984 का केस है। इस केस में कुछ बुक्स को सेलेक्ट करना था कोई पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए। तो बुक्स सिलेक्शन में जो कमेटी बना था उसमें कुछ मेंबर्स थे, उसमें से कुछ मेंबर्स जो थे वो खुद ऑथर्स थे और उनका बुक को भी सेलेक्ट करना था। तो कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया कि हो सकता है कि मान लेते हैं कि उन लोग ने बायस नहीं किया, एकदम गुड फेथ में अच्छे से बुक का सिलेक्शन किया है, लेकिन मैटर ये नहीं है कि बात ये नहीं है कि एक्चुअल में उन लोग बायस नहीं थे या थे। बात ये है कि लाइक्लीहुड ऑफ बायस है या नहीं है, बात ये है। दूसरा है पर्सनल बायस। यहाँ पर जो जज होता है वो पार्टी का फ्रेंड या रिलेटिव या बिजनेस एसोसिएट कुछ भी हो सकता है, उसे पर्सनल बायस कहते हैं। एक केस है 1969 का, एक क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए सिलेक्शन करना होता है। तो सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्शन पैनल जो थे उसमें एक आदमी, एक मेंबर ऐसा भी था जो एक खुद कैंडिडेट भी था। जब उसको खुद अपना सिलेक्शन की बारी आया तो वो अपने पैनल से उठकर चला गया, उसने अपना सिलेक्शन खुद का नहीं किया, बाकी अदर मेंबर्स जो थे उन लोगों ने उसका सिलेक्शन किया।
वो तो कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड ये किया, जो इसका सिलेक्शन ये हुआ उसका सिलेक्शन को कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। किस लिए? कंटेंशन ये दिया गया कि हालांकि वो उठ के चला गया था, अपना सिलेक्शन वो खुद नहीं किया, लेकिन जो उसके राइवल्स थे, जो अदर कैंडिडेट्स थे, उनके अगेंस्ट में वो बायस हो सकता है, या भले ही नहीं हुआ है लेकिन प्रोबेबिलिटी तो है कि हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों, उसका पर्सनल इंटरेस्ट और जो कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट है, दोनों में क्लैश हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका सिलेक्शन को कैंसिल कर दिया। तीसरा है ऑफिशियल बायस। यहाँ पर जज का अपना इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर पे। एक केस देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 1985 का केस है, कृष्णा बस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में हरियाणा रोडवेज के जनरल मैनेजर को डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पावर दे दिया जाता है, जिसके तहत में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जनरल मैनेजर होता है उसका अपना खुद का इंटरेस्ट होता है रोडवेज में, जो भी बसेस चलती हैं, और जो अदर पार्टीज़ हैं, अदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स या अदर इंस्टीट्यूट, अदर कॉरपोरेशंस जो हैं, उनका भी है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा में जनरल मैनेजर को पावर दे दिया जाता है, डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का भी। तो यहाँ पर क्या होगा, तब उसे पावर मिल गया, मतलब क्या हुआ कि वो अपना बस को देखेगा, मतलब उसके अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का बस होगा उसको देखेगा, और अदर बसेस का भी देखेगा, कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है, चेकिंग करेगा, सारा चीज़ करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा कि अपना जो उसके जो अपने बसेस जाएंगे उसमें वो थोड़ा सा लीनियंट हो सकता है, और जो अदर बसेस हैं उनके प्रति थोड़ा सा वो टफ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का इंटरेस्ट का क्लैश हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पावर मिला हुआ था इससे, या नोटिफिकेशन के तहत में जो पावर मिला था, इससे सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया। चौथा है जुडिशियल ऑब्स्टिनेसी। ये समझने के लिए हम लोग को एक केस देखना पड़ेगा, ये केस को ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 1998 का केस है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवानंदा पाठक। यहाँ एक रिट पिटीशन होता है मैंडेमस का, जो कि सिंगल जज के द्वारा अलाउ कर दिया जाता है, और इस ऑर्डर को डिवीज़न जज के द्वारा खारिज कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। 2 साल के बाद एक फ्रेश पिटीशन ड्राफ्ट किया जाता है सैलरी के पेमेंट के रिगार्डिंग में, जो कि बचा हुआ था पहले वाले पिटीशन के अपील में। सिंगल जज के द्वारा इस फ्रेश पिटीशन को कैंसिल कर दिया जाता है, डिवीज़न बेंच के द्वारा इस अपील को ग्रांट कर दिया जाता है, और कुछ रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाता है। इस डिवीज़न बेंच का एक मेंबर वो पहले वाले 2 साल पहले वाला जो सिंगल जज का बेंच था वो होता है, जो कि पहले में जब वो सिंगल जज में था तो पिटीशन को, जो फर्स्ट पिटीशन था मैंडेमस का, उसे वो अलाउ कर दिया होता है। सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को, जो कि डिवीज़न बेंच के द्वारा पास किया गया है, इसे कैंसिल कर देता है। तो यही है जुडिशियल ऑब्स्टिनेसी। देखिए जुडिशियल ऑब्स्टिनेसी अब मैं आपको समझाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जुडिशियल ऑब्स्टिनेसी कहने का मतलब है कि एक जो जज है लोअर बेंच में है, और वो पास कर दिया या नहीं पास किया, कुछ भी किया, वो पास कर देता है, समझ लीजिए पास कर दिया, और वो हायर बेंच के पास जाता है, मतलब अपील में जाता है, और अपील ने कैंसिल कर दिया। तो अब लोअर जो होता है, लोअर वाला, इसे मानना पड़ेगा अपर वाले का। बात जज की नहीं होती है, बात पोस्ट की होती है। नीचे वाला जो पोस्ट है उसे अपर के माना जाता है, और ये जो नीचे वाला है, ये मान लीजिए 2 साल के बाद ऊपर इस जगह पे पहुंच जाता है। तो पहले ही अलाउ किया था, अभी भी अलाउ कर दिया, लेकिन 2 साल पहले क्या हुआ था कि कैंसिल कर दिया गया था। ये वाला जो है अपर अपील में है, ये कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर ये आ जाता है, इसे अलाउ कर देता है। कहने का मतलब ये है कि एक बार जब कैंसिल कर दिया गया तो वो बाइंडिंग हो जाता है अपने ऊपर, और अपने से लोअर वालों के ऊपर भी बाइंडिंग हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि आप अगर ऊपर आ जाते हो, वो जो जज लोअर जज है वो अपर में आ जाता है तो उसे अलाउ कर देगा, अलाउ नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। इसी टाइप ऑफ बायस को जुडिशियल ऑब्स्टिनेसी कहा जाता है। ऑब्स्टिनेसी कहने का मतलब होता है हठ या जिद, इसका लिटरली डिक्शनरी मीनिंग होता है। तो बायस होने का क्या टेस्ट है, हम लोगों ने केसेस में देखा। टेस्ट आप लोग ध्यान दिए होंगे तो समझ में आएगा क्या टेस्ट है। वैसे मैं फिर से बता देता हूँ, टेस्ट ये है कि ये नहीं है कि एक्चुअल में बायस हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात नहीं है। बात ये है, टेस्ट ये है कि क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बायस हुआ जा सकता है, वो जज बायस हो सकता है। ये टेस्ट है जो बायस का। नेचुरल जस्टिस का ये पहला प्रिंसिपल हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब दूसरे प्रिंसिपल को देखते हैं। दूसरा प्रिंसिपल क्या था, ऑडी एल्ट्रम पार्टम, मतलब हियर द अदर साइड, दूसरे पार्टी को भी सुनना है। इस मैगजीन के 2 एलिमेंट्स हैं, नोटिस
एंड हियरिंग। कोई भी ऑर्डर पास होता है बिना नोटिस दिए, पार्टी को बिना नोटिस दिए, तो वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होगा, और अगेंस्ट होगा तो वो सेट असाइड होगा, लायबल टू सेट असाइड, और वो होगा वॉइड एब इनिशियो। और नोटिस देने का मकसद होता है, ऑब्जेक्ट होता है क्या नोटिस देने का, कि पार्टी को अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो अपना केस प्रेजेंट करें। और नोटिस देने का टाइम पीरियड होता है, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, टाइम पीरियड रिजनेबल होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अभी हमने नोटिस दिया कि 2 घंटे के भीतर भीतर में तुम्हें प्रेजेंट होना है, नहीं तो मैं ऑर्डर सुना दूंगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होगा तो ये भी नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में होगा। रीजनेबल टाइम पीरियड देना है। और दूसरा एलिमेंट है हियरिंग। नोटिस दे दिया गया, अच्छी बात है, अब आपको हेयर भी करना पड़ेगा, गुड फेथ में हेयर करना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसकी बात को सुनिए। 1978 का एक केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर पेटिशनर जर्नलिस्ट का पासपोर्ट सीज कर दिया जाता है बिना नोटिस दिए, बिना उसको हियरिंग किए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो ऑर्डर है बिना हियरिंग के किया गया है, ये नेचुरल जस्टिस को वायलेट करता है। तो दोस्तों यही था हमारा नेचुरल जस्टिस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया।